Yeah, good morning from SSG डिग्री कॉलेज माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैनेजमेंट में हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन ऑफ अथॉरिटी का चैप्टर या लाइन एंड स्टाफ कॉन्सेप्ट। लाइन एंड स्टाफ कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। राइट, देखिए किसी भी इदारे के अंदर अख्तियारात जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ हिस्सों में, मुख्तलिफ़ शोबों में या मुख्तलिफ़ लाइन्स में बंटे हुए होते हैं। राइट, और अख्तियार किसी भी चीज़ को करने की ताकत का नाम है। राइट, अथॉरिटी इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड ऑथर। ऑथर होता है किसी चीज़ का क्रिएटर। राइट, किसी चीज़ का क्रिएटर, एंड क्रिएटर इज़ ऑलवेज श्योर अबाउट इट्स क्रिएशन। हमेशा एक तख्लीक़कार जो होता है, जो किसी चीज़ को पैदा करता है, तैयार करता है, वो अपनी तख्लीक के बारे में क्या होता है, मुकम्मल तौर पर कोई यकीन होता है कि मेरी चीज़ क्या है और इसको कैसा परफॉर्म करना चाहिए। तो एक इदारे के अंदर जो अख्तियारात की तकसीम है वो किन डायरेक्शन में होती है, इसको हम कहते हैं लाइन एंड स्टाफ कॉन्सेप्ट या लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी। इसी हवाले से हम अलहदा कोशिश करेंगे कि समझने की लाइन स्टाफ क्या है और मुतादिद इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या है। राइट, देखिएगा डिफरेंस और डेफिनेशन ऑफ लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी दरअसल वो लोग होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन स्केलर चेन को शो करते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मैनेजर्स हजरात होते हैं और वो काम करते हैं, एंड दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड रिजल्ट्स और आउटकम्स। राइट, और स्टाफ अथॉरिटी ऑन द अदर हैंड ये वो लोग होते हैं जो किसी भी इदारे के अंदर एज अ कंसल्टेंट और एडवाइज़र जो है वो काम कर रहे होते हैं, एंड दे आर सपोर्टिव लाइन टू लाइन अथॉरिटी। ये लोग क्या होते हैं, ये लाइन अथॉरिटी को उनकी रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर गाइडेंस प्रोवाइड करने के ज़िम्मेदार होते हैं कि उनको और अच्छा अपने आप को कैसे करना है, कि न्यू डायमेंशंस पर जो है इन्होंने काम करना है। राइट, तो लाइन अथॉरिटी managers with line authority are those people in the organization who are directly responsible for achieving organizational goals. Staff authority, on the other hand, staff authority belongs to those individuals or groups in an organization who provide services and advice to line managers. Right, तो ये किसी भी इदारे के अंदर दो हिस्सों में चीज़ें बढ़ जाती हैं। एक वो लोग जो डायरेक्टली कामों में इन्वॉल्व हैं और दूसरे वो लोग जो उन काम करने वाले लोगों को उनकी रिस्पेक्टिव फील्ड में गाइडेंस करने या गाइडेंस देने और उनकी रहनुमाई करने के क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। राइट, इसी तरह से आप इस डायग्राम को ज़रा देखिए। इट एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइन एंड स्टाफ। ये आपकी पूरी लाइन चल रही होती है हमारे स्टूडेंट। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके बाद मुख्तलिफ मैनेजर हजरात हैं, डिवीज़न ए है, डिवीज़न बी है। इनको आप समझ लें जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट है, या इसी तरह से आपका कहना चाहिए HR डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स है। ये एक MD के नीचे काम कर रहे हैं। राइट, लेकिन ये तो है इसकी वर्टिकल स्लाइस, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप देखिएगा कि मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ दो पोस्ट और नज़र आ रही हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है। और ये कौन सा है, असिस्टेंट टू मैनेजिंग डायरेक्टर, इधर से लीगल एडवाइज़र। तो ये जो साइडें आपको नज़र आ रही होती हैं ये मुख्तलिफ हवालों से आपको मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए रखे जाते हैं। लाइक एक फाइनेंशियल ऑफिसर होगा या मैनेजिंग डायरेक्टर साहब फाइनेंस को भी डील कर रहे हैं, लेकिन एक एडवाइज़र भी है जो उनको एडवाइस कर रहा है कि सर यूँ नहीं, इस काम को बेहतर तरीके से इस तरह किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से लीगल एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, और उसके लिए हमने क्या रख लिया, लीगल एडवाइज़र रख लिया, जो कि आपको कानूनी मामलात में रहनुमाई फराहम करने का ज़िम्मेदार होता है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्केलर चेन चल रही है, इट इज़ कॉल्ड लाइन अथॉरिटी, एंड द हॉरिजॉन्टल स्लाइस इट इज़ कॉल्ड व्हाट, स्टाफ अथॉरिटी। राइट, इसी तरह से माय स्टूडेंट लाइन अथॉरिटी को एक और अंदाज में इस स्लाइड पर देखने की कोशिश करते हैं। द अथॉरिटी ऑफ दोज मैनेजर्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन चेन ऑफ कमांड फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स।
मैनेजर विद द लाइन अथॉरिटी, दोज पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये बराह रास्त मुख्तलिफ कहना चाहिए मकासद की अंजामदही के जिम्मेदार करार पाते हैं। इसी तरह अगर देखिएगा स्टाफ अथॉरिटी ऑन द अदर हैंड, द अथॉरिटी ऑफ दोज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु प्रोवाइड लाइन मैनेजर विद एडवाइस एंड सर्विसेज। इन्हें रखा क्यों जाता है? ताकि ये लाइन हजरात को उनकी रिस्पेक्टिव फील्ड में गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। सो स्टाफ अथॉरिटी बिलोंग्स individual or groups in an organization who provide services and advice to line managers. Concept of all include all elements of organization that are not classified as line। तो ये वो हजरात हैं, ये वो चेन ऑफ कमांड है जो कि लाइन के बिल्कुल पैरेलल जो है वो काम कर रही होती है, राइट। इसी तरह से हमारे स्टूडेंट एक होती है जी फंक्शनल अथॉरिटी, इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखिए एक तो लाइन है जो आपकी वर्टिकल लिमिट को या स्केलर चेन को शो कर रही है, विच मूव फ्रॉम टॉपवर्ड टू डाउनवर्ड, ठीक है, और ऊपर से नीचे के दाने पे अहकामात चल रहे होते हैं। और हमने आपके सामने बयान किया जो हॉरिजॉन्टल सिलसिला था उसे हमने क्या नाम दिया? स्टाफ अथॉरिटी। लेकिन फंक्शनल अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि किसी एक डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर को या मैनेजर को बिल्कुल किसी दूसरे डिपार्टमेंट के हेड के नीचे काम करना पड़ जाता है। तो इट मीन्स कि वो सारी की सारी जो चेन ऑफ कमांड है वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी के ज़रिए एक दूसरे के अंडर में रह के काम भी कर सकते हैं एज़ पर नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर इदारा चाहे, अगर इदारे को ज़रूरत उस चीज़ की, तो हमें उसके एज अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी मिसाल दूँ, फर्ज करें यहाँ पर कि एक फंक्शनल अथॉरिटी कैसे मूव करती है, तो फंक्शनल अथॉरिटी पहले ये ज़हन में रखिएगा, इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब बताया था, हेनरी फ्योल का एक असूल है कि एक जो है अफसर हो और उसके नीचे कई मुलाजिम हो, ठीक है। देयर इज़ वन ऑफिसर ऑन मैनी सबऑर्डिनेट, तो वो क्या है? वो सारे सबऑर्डिनेट एक अफसर को क्या है? जवाबदेह हैं। इट इज़ कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड जब एक अफसर हो। लेकिन फंक्शनल अथॉरिटी में क्या हो जाता है कि मुलाजिम फर्ज करें या एम्प्लॉई सबऑर्डिनेट एक है और उसके एक वक्त में 3 अफसरान मुकर्रर हो जाते हैं, तो उस वक्त ये प्रिंसिपल क्या कहलाएगा? फंक्शनल अथॉरिटी, कि उसको एक ही वक्त में 3 लोगों को जवाब देना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर छोटी सी मिसाल बनाकर पेश करूं, मैं कहना चाहिए कि एकेडमिक कमेटी का मेंबर हूं कॉलेज की, राइट, और एकेडमिक कमेटी के हेड हैं मिस्टर आमिर, हेड ऑफ द फिज़िक्स, ठीक है। वो तमाम एकेडमिक मामला को डील करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं सर वसीम जो कि हमारे ओवरऑल कोऑर्डिनेटर हैं कमेटीज़ के, उनको भी जवाबदेह हूँ। इसी तरह मैं कहना चाहिए डिसिप्लिनरी हवाले से सर अरसलान के अंडर में आता हूँ, तो वो डिसिप्लिनर के हेड हैं, एक ओवरऑल हेड हैं, एक एकेडमिक के हेड हैं, तो मैं उसका मेंबर हूँ। तो एक ही वक्त में मैं 3 लोगों के अंडर में काम करता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? फंक्शनल अथॉरिटी। एक और चीज़ देख लेते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, अ क्लोजर लुक, ठीक है। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप, ये हमने जो स्लाइड ली है ये दोबारा फिर उसी बात की वजाहत करती नज़र आती है कि लाइन अथॉरिटी क्या है? कमांड अथॉरिटी है टू मेक डिसीजंस एंड डायरेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन, राइट। स्टाफ अथॉरिटी ऑन द अदर हैंड एडवाइजरी अथॉरिटी है इन द फॉर्म ऑफ काउंसिल, एडवाइस एंड रिकमेंडेशंस। इसी तरह से फंक्शनल अथॉरिटी द राइट टू डायरेक्ट और कंट्रोल स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ दैट आर अंडर द स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ अदर मैनेजर्स। तो ये वो अथॉरिटी हैं जिसमें लाइन को आपने समझा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चेन ऑफ कमांड है, ठीक है। स्टाफ अथॉरिटी उनके पैरेलल वो लोग हैं जो आपको आपके फील्ड में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और फंक्शनल अथॉरिटी में आप बिल्कुल डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंडर में रहकर काम करने पर आमादा किए जाते हैं। तो लिहाजा इसके लिए भी हमें हर वक्त तैयार रहना पड़ता है कि हमें कोई भी कमांड या ऑर्डर मिल सकता है टॉप मैनेजमेंट की जानिब से, एंड वी शुड हैव टू फॉलो ऑल ऑफ देम द कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन, राइट। तो ये आई थिंक आपकी समझ में आया होगा कि लाइन अथॉरिटी होती है, कि स्टाफ अथॉरिटी, एक फंक्शनल अथॉरिटी है, राइट। इसी तरह से माय स्टूडेंट एक टॉपिक बड़ा अहम है और वो क्या है? सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, राइट।
सेंट्रलाइजेशन का आसान लफ्ज़ मतलब समझिएगा कि अगर एक मैनेजर साहब ने तमाम अख्तियारात, तमाम पावर्स अपनी ज़ात के गिर्द जमा कर रखी हैं, यानी ठीक है, तो हर बंदा उनसे हर वक्त सवाल पूछेगा और उनके अंडर में ही रहेगा और वो उसको गाइड करते रहेंगे। तो अगर एक साहब ने तमाम जिम्मेदारियां, तमाम अख्तियारात अपने पास मुर्तकज़ या सेंट्रलाइज कर रखे हैं, तो दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड व्हाट? सेंट्रलाइजेशन। और अगर आपने कुछ अख्तियारात अपने सबऑर्डिनेट को भी दिए हैं ताकि वो भी अपनी फील्ड में बेहतर तौर पे काम करके जवाब दे सके कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, तो इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंटर की जानिब तमाम तवज्जो सेंट्रलाइजेशन है, और सेंटर से दूर हटना क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन है। अगर तमाम अख्तियारात वाले साहब अपने पास रखें, ठीक है, अपने घर को चलाने के लिए, कि जो फैसला होगा उन्हीं का होगा, तो हम इसे सेंट्रलाइज कहेंगे। लेकिन कभी कभार वो ये चीज़ अपने बच्चों तक मुंतकिल करें, बच्चों की राय का भी एहतराम करें, तो फिर हम कहेंगे वालिद साहब ने कुछ हिस्सा अपनी पावर का हमें भी दिया, और वो कहलाएगी डिसेंट्रलाइजेशन। बल्कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये लाजिम मलजूम है, याद रखिएगा। एज़ पर नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमें या सूरत हाल के मुताबिक कभी कभार सेंट्रलाइजेशन पे काम करना पड़ता है, कभी डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है, ठीक है। मसलन अगर सेंट्रलाइजेशन हो जाती है, अगर तमाम ताकतें मैं अपने पास ही रख लेता हूँ, तमाम अथॉरिटीज़, तो मेरे नीचे वाली चेन ऑफ कमांड क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। और अगर सारी ताकत उनको दे दूँ तो मैं बेकार हो जाता हूँ। तो मुझे देखना पड़ेगा कि सूरत हाल कैसी है, उस लिहाज से कुछ अमाउंट ऑफ अथॉरिटी मुझे डेलीकेट करनी पड़ेगी, कुछ अपने पास रिटेन करनी पड़ेगी, राइट। तो आप यहाँ देख लें, ये पिक्स जो होती हैं बहुत सारी बातों की वजाहत कर देती हैं जो कि आमतौर पर हमें समझ में नहीं आ रही होती। यहाँ देखें, ये सेंट्रलाइजेशन है, एक साहब है और इनके नीचे ये मुतादिद सबऑर्डिनेट हैं, दूसरे लफ्ज़ों में ये यूनिटी ऑफ कमांड है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमने अपने आप को कहीं शो नहीं किया, बल्कि सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो मतलब यह है कि इदारे ने अपनी पावर्स या अथॉरिटी को मुख्तलिफ हिस्सों में डाइवर्ट किया। ये सेंट्रलाइजेशन है, ये डिसेंट्रलाइजेशन है, सॉरी, ठीक है। ये हमारे मैनेजर हैं, उनके अंडर में ये लोग हैं, फिर इनके अंडर में 3 लोग हैं, तो क्या है? ये मुसलसल अख्तियारात नीचे की जानिब डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। फिर सेंट्रलाइजेशन को देखिए, एक साथ बीच में खड़े हैं और तमाम लोगों ने हाथ खड़े कर रखे हैं क्योंकि वो इनके पाबंद हैं, जो ये कहेंगे वैसा ही होगा। इसी तरह यहाँ पर फिर देखिएगा, ये आपकी डिसेंट्रलाइजेशन है, ये सेंट्रलाइजेशन है। इज दैट क्लियर? आई थिंक ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं बेटा। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये वो फैक्टर माय डियर स्टूडेंट कि जिनकी वजह से या जो बराह रास्त सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पर असरअंदाज होते हैं। फॉर एग्जांपल साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर इदारे का साइज़ जो है वो छोटा है, ठीक है, और मुलाजमीन भी कम है, तो फिर हो सकता है कि हम थोड़ा सा उसको डिसेंट्रलाइज कर दें, कोई इशू नहीं है। और हमें क्योंकि नज़र रखने में आसानी है, इदारे का साइज़ वॉल्यूम कम है, लिहाजा हम उनको वॉच भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजंस। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हम बाज़ औक़ात अपनी कॉस्ट और अपने फैसलों की अहमियत के लिहाज से बड़े फ़िक्रमंद होते हैं और देखते हैं कि अगर हमें कॉस्ट नॉर्मल पड़ रही है और हमारे नीचे जो चेन ऑफ कमांड है वो सेंसिटिव भी है और वो कहना चाहिए इरादों की पक्की है और उसके अंदर टैलेंट है चीज़ों को टैकल करने का, तो कोई इशू नहीं है, डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। इसी तरह से यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसीज़। अक्सर औक़ात अगर पॉलिसियाँ सेम नेचर की हों, ठीक है, तो ज़ाहिर उनको समझने में प्रॉब्लम नहीं होती, उस सूरत में डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इफेक्टिव साबित होती है। हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके अलावा हमें एक और चीज़ के ऊपर भी फोकस करना होता है कि हमारे इदारे की अपनी तारीख क्या है। अगर इदारे की तारीख में डिसेंट्रलाइजेशन के नुकसानात सामने आए थे तो इदारा डिसेंट्रलाइजेशन पर नहीं जाएगा, और अगर इदारे की तारीख ये बताती है कि हमें डिसेंट्रलाइज होने से फ़ायदे ही हासिल हुए तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना पड़ता है। ऐसे ही मैनेजमेंट की अपनी फ़िलासफ़ी क्या है, वहाँ जो बैठे हुए मैनेजर्स हैं, जो आपके हेड हैं, जो आपके ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो आपके लीडर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, वो किस नेचर के हैं, उनकी अपनी साइकी क्या है, क्या वो चीज़ों को आपको डेलीगेट करके क्या जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, तो फिर ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो आप पर सारी जिम्मेदारियां छोड़ दें तो ये एक चीज़ मैटर करने वाली है। उस सूरत में
नीचे वाली चेन ऑफ कमांड पे बर्डन बढ़ सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ एफिशिएंट मैनेजर्स, इसके अलावा अगर ये भी देखा जाता है कि इदारा डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है तो जा सकता है, बशर्ते कि आपके पास जो नीचे काम करने वाली चेन ऑफ कमांड है वो बड़ी एफिशिएंट हो, बहुत रिलायबल हो, बड़ी क्रिज्मेटिक हो और चैलेंज एक्सेप्टर हो। राइट। कंट्रोल सिस्टम, अगर कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है और आप एफिशिएंटली अपनी चेन ऑफ कमांड को सुपरवाइज कर सकते हैं, उसे हैंडल कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप उसको डिसेंट्रलाइज कर दें। इसी के बरक्स अगर ये समझते हैं कि कंट्रोलिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं है तो फिर आपको सेंट्रलाइजेशन अपने पास रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, और बहुत कम अमाउंट जो है वो ताकत की दूसरे को देनी पड़ेगी। फिर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं, ठीक है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप अगर हम बात करें, एक बिजनेस होता है जिसमें एक मालिक होता है सिर्फ, एंड सिंगल मैन बिजनेस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अब सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जाहिर है आप जो है सारी ताकत का महवर खुद को समझते हैं और बहुत कम किसी को अख्तियारात डेडिकेट किए जाते हैं। वजह यह है कि वो न जाने किस तरह इसको यूटिलाइज करेगा, या उसका तजर्बा कम है, या वो हालात की नौइयत या बिजनेस कंसर्न के बारे में सही राय नहीं रखता, तजर्बा कम है, तो आप सेंट्रलाइज करेंगे। पार्टनरशिप में क्या हो जाता है, पार्टनरशिप के बिजनेस में इसमें 2 से 20 अफराद हो सकते हैं कारोबार में, थोड़ा बहुत आपको इदारे को डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है। बट एज फार एज द अदर बिजनेसेस लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी, यू हैव टू डेलीगेट द अथॉरिटी टू अ चेन ऑफ कमांड, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, डिपार्टमेंट बहुत मल्टीपर्पजेज होते हैं, मल्टी डायरेक्टेड होते हैं, लिहाजा उसमें आपको क्या है अख्तियारात की तकसीम लाजिम हो जाती है। राइट। तो ये सूरत हाल सेंट्रलाइजेशन हो या डिसेंट्रलाइजेशन हो, इट इज़ वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सिचुएशन टू सिचुएशन, ये चेंज हो सकती है। ब्रांचेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर इदारे की इस तरह से मुतादिद ब्रांचेज हैं, हेड ऑफिस के अलावा मुख्तलिफ कैंपसेज हैं, मुख्तलिफ आउटलेट्स हैं, तो फिर जाहिर है डिसेंट्रलाइजेशन मैटर करती है, वही होनी चाहिए। इसी तरह टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है कि कोई सेंसिटिव इदारा है, बहुत राज की बातें उसके पास हैं, जैसे खुफिया एजेंसीज हमारी होती हैं, तो जाहिर है वहाँ पर बहुत ही केयरफुल होकर चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है, जब तक कि नीचे की पूरी लाइन पर, वर्किंग चेन पर आपको पूरा भरोसा ना हो, आप डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते। और अगर इदारा जो है नॉर्मल लेवल का है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई फार्मास्यूटिकल है, कोई शुगर मिल है, तो इतना इशू मैटर नहीं करेगा कि आप डिसेंट्रलाइज ना करें, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। राइट। इसके अलावा देयर आर सम सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी, जैसे कि आपकी बुक में भी है, एडिशनल अख्तियारात की मुख्तलिफ शक्लें हैं। जो मेन 3 शेप थी वो हमने पढ़ी, क्या नाम से, लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल। उम्मीद है वो मैं आपको समझाने में कामयाब हो सका हूँगा। एक होती है जी एक्सेप्टेंस अथॉरिटी, कबूली अख्तियारात। ये वो अख्तियारात हैं कि जब आपसे कोई काम कहा जाए तो आपको उसको फॉलो करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। जैसे एक राइटर हमारे बड़े मशहूर हैं, वो लिखते हैं कि अगर कोई आपकी गन पॉइंट पर कोई चीज़ आपसे तलब करे, माल या जान, ठीक है, अगर वो कह रहा है जी मुझे मोबाइल दे दीजिए, तो हर सूरत में उसकी पावर को आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि माल जाता है जाए, जान बच जाए। राइट। ऐसे ही अगर बॉस ने कोई काम कह दिया है तो हमें उनकी डायरेक्शन को सद के दिल से कबूल करना पड़ता है। ना कबूल करने की सूरत में यू विल बी स्पेयर फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, इदारा आपको निकाल देगा। तो एक्सेप्टेंस अथॉरिटी क्या है, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द सबऑर्डिनेट एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ये प्रॉपर आपके पैराग्राफ्स के अंदर लिखे हुए, लेकिन मैंने इनको एक एक लाइन में डिफाइन किया है। कॉम्पिटेंस अथॉरिटी क्या होती है, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है बहुत माकूल, बहुत मुनासिब, ठीक है। इट एक्सप्लेन द अथॉरिटी ऑफ द पर्सन स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। ये वो याद रखिएगा अथॉरिटी है जिसमें आपके सबऑर्डिनेट के पास अगर स्किल्स अच्छी हैं और बहुत अपने काम में माहिर है, उसकी एक्सपर्टीज़ है, उसकी सलाहियतें हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी बातों को रिस्पेक्ट देनी होती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होता है। ये कॉम्पिटेंस अथॉरिटी है। हालांकि वो चेन वाइज नीचे आ रहा है आपके। फॉर एग्जांपल, मैं किसी इदारे का मैनेजर हूँ, एडमिन मैनेजर, लेकिन मैं उस इदारे के मेंटेनेंस मैनेजर की बात सुनने पर इसलिए मजबूर हूँ या उस पर आमादा हूँ क्योंकि वो अपनी लाइन का माहिर है, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लाइन अथॉरिटी हम पढ़ चुके,
ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चेन ऑफ कमांड की मिसाल है स्केलर चेन की, विच मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। स्टाफ अथॉरिटी क्या है? दिस अथॉरिटी इज मेड फॉर अचीव एडवाइजिंग द लाइन मेंबर्स और अथॉरिटी। ये लोग क्यों हायर किए जाते हैं? ताकि एज अ कंसल्टेंट, एज अ एडवाइज़र इदारे के लाइन मेंबर्स को उनकी रिस्पेक्टिव फील्ड में गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। फंक्शनल अथॉरिटी, दिस अथॉरिटी इज मूव अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये अथॉरिटी कभी कभार हालात व वाक़यात के मुताबिक आपको मुख्तलिफ मल्टीपर्पज़ या मल्टी डायमेंशनल डिपार्टमेंट के अंदर भी जाके काम करना होता है, डिफरेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के अंडर में। टॉप डाउन अथॉरिटी का मतलब है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जो अख्तियारात होते हैं। दिस अथॉरिटीज मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ठीक है, एक अफसर है मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, फिर एक जीएम है, जीएम के नीचे कहना चाहिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, फिर उनके असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं। तो ये मूव कर रही है टॉप टू डाउन, इसलिए इसको टॉप डाउन अथॉरिटी का नाम दिया गया। इसी तरह से एक होती है बॉटम अप अथॉरिटी, नीचे से ऊपर, राइट। तो नीचे से ऊपर क्या है? यानी मुलाजमीन जो सब ऑर्डिनेट हैं वो अपने अफसरान को जवाबदेह होते हैं। तो मैं यूँ क्यों ना कहूँ, टॉप डाउन अथॉरिटी जब पहले मैंने पढ़ाई पिछली स्लाइड के अंदर, अगर ऊपर से नीचे जो कुछ आ रहा है वो क्या आ रही होती हैं? वो कमांड्स होती हैं, वो अहकामात हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ऑर्डर्स हैं। और जो बॉटम अप अथॉरिटी है, ठीक है, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन की मिसाल है, जिसमें आपने उनको जवाब देना है। उन्होंने जो कुछ आपसे पूछा है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, तो रिपोर्टिंग फेनोमेना जो है बॉटम अप अथॉरिटी की तरफ लेके जाता है। फॉर्मल अथॉरिटी, फॉर्मल अथॉरिटी यानी रस्मी अख्तियारात ज़ाहिर है ऐसे इदारों में हैं जो बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रही होती हैं। तो उसमें बाकायदा आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नज़र आता है कि कौन किसके अंडर में है और मैं किसके अंडर में हूँ, मैं किस किस को जवाबदेह हूँ और कौन कौन मुझे जवाबदेह है। इट इज़ कॉल्ड फॉर्मल अथॉरिटी। इनफॉर्मल अथॉरिटी जो है, इट इज़ रिवर्स इफेक्ट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल हट कर है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एंड डज नॉट शो ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इट मे बी सिचुएशनल। इन्फॉर्मेशनल अथॉरिटी, इनफॉर्मल अथॉरिटी जो होती है वो गैर रस्मी अख्तियारात कहलाते हैं, याद रखिएगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का हिस्सा हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये इन केस ऑफ एमरजेंसी ऐसा होता है कि कोई बहुत जूनियर शख्स है लेकिन अचानक कोई सूरत हाल ऐसी बनी कि इदारे के अंदर हालात ख़राब हुए, कोई आग लग गई, कोई एमरजेंसी केस हो गया, ठीक है, या बारिश ने हालात ख़राब कर दिए, तो आपका जो जूनियर था उसने आगे बढ़कर 2-4 लोगों को लेकर वो काम शुरू कर दिए जो उसके अख्तियारात के दायरे में नहीं आते थे, ठीक है। तो उस वक्त ये इनफॉर्मल वे के अंदर उसकी बातें सुनने पर लोग क्या होंगे? आमादा होंगे, चूँकि वो इदारे की वेलफेयर के लिए या बेहतरी के लिए उसने अचानक टास्क को संभाल लिया। इसके अलावा किसी भी जगह अनऑर्गेनाइज इदारा जो होता है, मसलन कोई छोटा सा ट्यूशन सेंटर बना हुआ है, कोई छोटी सी दुकान खुली हुई है, तो वहाँ इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है, क्योंकि बाकायदा चेन ऑफ कमांड या स्ट्रक्चर वहाँ फॉलो नहीं किया जाता। इसके अलावा वही चीज़ आ गई सेंट्रलाइज अथॉरिटी, यानी ऐसी अथॉरिटी जिसमें तमाम पावर्स जो हैं या डिसीजन मेकिंग की तमाम ताकत किसी एक शख्स ने या किसी एक डिपार्टमेंट ने अपने पास होल्ड कर रखी होती है। दिस अथॉरिटी शोज मैक्सिमम होल्डिंग ऑफ पावर्स टू मेक डिसीजन एंड टेक इन स्टेप्स। मुख्तलिफ फैसले करने के लिए या मुख्तलिफ इकदाम उठाने के लिए अगर इदारे की मरकज़ी इंतज़ामिया एक्टिव हो जाए तो ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी है। इन कंट्रास्ट डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी क्या है? इट रेफर्स टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉर मेकिंग डिसीजन टू द लोअर लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी क्या है कि आपने अपनी नीचे सतह की इंतज़ामिया जो है उसको भी कुछ ताकत जो है वो डेलीगेट की है, तौफीज़ अख्तियारात का अमल किया ताकि वो भी इदारे के बेहतरीन मफाद में कुछ फ़ैसले कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें माय डियर स्टूडेंट आपको मैंने समझानी थी। उम्मीद है इस चैप्टर को समझाने आपके टीचर मोहम्मद यासिर कामयाब होंगे और दुआ गो है अल्लाह ताला आपको कदम ब कदम कामयाबियों से हमकिनार करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।